हाँ जी, टॉपिक है अपना रक्षा प्रौद्योगिकी। अच्छा, डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आज कल में एक दो दिन में कोई न्यूज पढ़ी हो? आपने पढ़ा करो, पेपर बहुत जरूरी है। अखबार, मजाक नहीं कर रहा। मजाक में तुम लोग ले रहे हो, मैं मजाक कर नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवश्यक है जितनी भी। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है ना, इकोनॉमिक्स है, ये है करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, बहुत आता है आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस सिलेबस की आप तैयारी कर रहे हो ना, जिस एग्जाम की, इसमें क्या है कि रटने से काम नहीं चलता है। कोई सब्जेक्ट हो, साइंस में तो खैर बिल्कुल ही नहीं चलता, और सब्जेक्ट में भी नहीं चलता। इस सिलेबस को तैयार करने के लिए, इस तैयारी को करने के लिए, आपको आरएस बनने के लिए एक वो होता है ना, मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा। एक पूरी तरह से आपकी सोच विकसित होनी चाहिए। और सोच विकसित जब होती है जब आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे दायरे में पढ़ते हो, नए नए व्यू पढ़ते हो। जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी है, मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं टीचर हूँ, विशेषज्ञ हूँ, इस चीज़ को लगातार पढ़ाता हूँ, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ अच्छा ज्ञान दे पाऊंगा। लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, मैं तो फिर भी 12-13 टॉपिक तो किसके पढ़ाता हूँ? टेक्नोलॉजी के, फिर जनरल साइंस के, फिर एनवायरनमेंट के। तो मैं तो फिर भी बटा हुआ हूँ कई टॉपिक्स में। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र सिर्फ डिफेंस पे ही है, जो और भी ज़्यादा विशेषज्ञ हैं इस चीज़ के। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्पेस पे ही काम करते हैं, और फिर वो पेपरों में अपने लेख लिखते हैं। तो उनसे क्या होता है, हमारी सोच बहुत ब्रॉड होती है, उससे बढ़ती है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई? जैसे आप हो, आप भले ही कितने ज्ञानी हो जाओ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझसे ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मैं ज्यादा समय दे रहा हूं। आप तो सारे सब्जेक्ट पे दोगे, 17 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो आप सारे 17 सब्जेक्टों पे ध्यान दोगे, उनका थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। मैं एक ही सब्जेक्ट पे पिछले 10 साल से लग रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे ज्यादा इसमें नॉलेज होगी। और एक व्यक्ति ऐसा है, मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो एक ही टॉपिक को पढ़ रहा है लगातार, उसकी नजर किस पे है? डिफेंस पे ही है। तो वो कितने अच्छे से सुलझा हुआ मैटर आपके सामने देगा, आप सोचिए। और ये चीज मिलती है आपको किन में? मैगजीन्स में, जो अच्छे लेख आते हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, न्यूज़पेपर, इनमें जो डेली लेख आते हैं, ज्ञान भरा पड़ा है, लेने वाला चाहिए। सही बात है ये। लेकिन आपको कुल मिला के बात यह है कि जिस ढर्रे से आप तैयारी कर रहे हो परंपरागत तरीके से, उससे ऊपर उठ के सोचना शुरू करो कि एक आरएएस कैसे तैयारी करता है, एक आरएएस जो बना है उसने कैसे तैयारी की होगी। और अब तो सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि प्रेम जी के निर्देशन के साथ साथ आपको किसका मिल रहा है? रवि जी का भी मिल रहा है। तो खुद आरएएस हैं, तो आपको बता पाएंगे कि भाई किस तरीके से, तो उनसे सीखो, ये चीज आपके बहुत काम आएगी, है कि नहीं है? तो पेपर में मैं जो कहना चाह रहा था, डिफेंस टेक्नोलॉजी की मैं शुरुआत कर रहा हूं। पेपर में कल छपा आईएनएस इम्फाल के लिए एक युद्धपोत वॉरशिप जो होते हैं वो बनाया है भारत ने, जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल। और आईएनएस इम्फाल से पहले इस श्रेणी में दो और बन चुके हैं। एक तो आईएनएस विशाखापट्टनम, एक है आईएनएस मोरमुगाओ। अब जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, आपको बड़ी अजीब सी लग रही होंगी ये बातें, कुछ लोगों को तो लग रही होंगी जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़े। लेकिन आप पेपर पढ़ चुके होते, न्यूज़पेपर, तो आप अरे हाँ सर सही कह रहे हैं, ये चर्चा तो वही चल रही है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। इन चीज़ों को हम यहाँ पर सीखेंगे सारी चीज़ें। डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ा पार्ट है, बहुत कुछ है, डेली यूज में आता है। और कोई सा अखबार उठा लो,
कोई ना कोई डिफेंस की, स्पेस, नैनोटेक, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक, कोई ना कोई न्यूज आपको मिल ही जाएगी, डेली मिल जाएगी, कुछ ना कुछ छपता ही छपता है। ठीक है, तो वहां से ये हम पढ़ा तो सारा हम देंगे आपको सारी चीजें, लेकिन वहां से पढ़ने से और आपके क्या होंगे, कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो उनको पढ़ा करो। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है, सिलेबस क्या है इसका, क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। लिखो, सिलेबस सबको अपने पहले पेज पे उतारना है, कॉपी का डिफेंस टेक्नोलॉजी जहां लिखा है उसके नीचे सिलेबस सब उतारेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट होता है संस्थागत ढांचा, सबसे लास्ट में पढ़ते हैं वैसे हम ये, पर पहला पार्ट यही है, संस्थागत ढांचा मतलब इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। संस्थाएं कौन कौन सी हैं, संस्थाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो संस्थागत ढांचे के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री यानी रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री का परिचय, जितने भी डिपार्टमेंट हैं रक्षा के क्षेत्र में सबकी बात होगी। फिर डिटेल में चर्चा करेंगे डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या है, ठीक है। फिर डीआरडीओ के साथ कार्य करने वाली बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे कि आप लोगों ने हो सकता है नाम सुना हो, नहीं सुना हो, बीडीएल। क्या करती है बीडीएल, किसी को आइडिया है? प्री दिया है ना तुम लोगों ने तब तक डिफेंस में सर आप मुझ पे मत थोपना कि सर आपने पढ़ाया नहीं था, तुम लोग भी तो पढ़ के गए होंगे। बीडीएल का मतलब क्या है? बीडीएल द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये वो संस्था है जो भारत में मिसाइलों का निर्माण करती है। जितनी भी मिसाइलें बनी हैं भारत में, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ब्रह्मोस, सबको कौन बनाता है? बीडीएल। ठीक है, बीडीएल के बारे में पढ़ेंगे। एक संस्था है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फुल फॉर्म मत लिखना अभी किसी की भी, बस छोटा छोटा लिख लो, सिलेबस लिखो। बीईएल पढ़ेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एमडीएल, मझगांव डॉक लिमिटेड, कल ही चर्चा में आईएनएस इम्फाल इसी ने बनाया, मझगांव डॉक लिमिटेड ने। ठीक है, फिर एक संस्था आती है जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मिधानी, मिधानी, मिस्र धातु निगम लिमिटेड, मिस्र धातु निगम लिमिटेड। ठीक है, एक है VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सॉरी VHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कुछ ऐसा ही फुल फॉर्म है, एक आध शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये संस्थाएं होंगी, ये सब। फिर इसके अलावा डीआरडीओ की जितनी भी लैब हैं, लेबोरेटरीज, उन सब पर चर्चा करेंगे। भारत में, वो राजस्थान में लेबोरेटरी कहाँ पर है? डीआरडीओ की, जोधपुर में। वेरी गुड, चलो एक चीज़ तो पता है तुम्हें। हाँ, ये हो गई बात, एक तरफ तो इन संस्थाओं की बात होगी। चलिए, इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक होगा हमारा, जो वास्तव में पहला होगा, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करने वाले हैं हम, वो होगा मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल प्रौद्योगिकी। मिसाइल टेक्नोलॉजी। सिलेबस क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि आपको पता लग जाए कि इतनी बड़ी यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, और आगे चलकर जो न्यूज कहीं भी अखबार में छपी है तो वो कहीं इसकी तो नहीं है, इसको वहां पर लिख लें ताकि हम थोड़ा बहुत। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे पहले व्हाट इज मिसाइल, यानी मिसाइल क्या है, पहला टॉपिक होगा हमारा, मिसाइल क्या है। एक टॉपिक होगा मिसाइल की संरचना पढ़ेंगे, मिसाइल की संरचना कैसी होती है, कार्य प्रणाली,
कार्यप्रणाली कैसी है ये पढ़ेंगे, और फिर मिसाइल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम, भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम, ये पढ़ेंगे। ठीक है, भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम, इसके बारे में भी चर्चा होगी। चलिए, तीसरा टॉपिक होगा हमारा, तीसरा टॉपिक, इसको कहते हैं हम शस्त्र प्रणाली। शस्त्र प्रणाली इंग्लिश में कहते हैं आर्मामेंट सिस्टम। आर्मामेंट सिस्टम, आर्मामेंट सिस्टम। मिसाइलें किस में आती हैं? अस्त्र प्रणाली में। अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस होता है? अस्त्र फेंके जाते हैं और शस्त्र एक जगह पर स्थिर उपयोग होता है। ठीक है, तो मिसाइल चलकर जाती है ना, तो अस्त्र हो गया। लेकिन आपके पास अगर क्या है, टैंक, टैंक हैं, लेकिन कौन से टैंक? पानी का टैंक नहीं, कौन सा? वॉरशिप टैंक, वॉर, जो युद्ध के लिए काम होता है, बैटल टैंक बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बैटल टैंक, युद्धक टैंक। और क्या है? कैनन्स, तोप। ठीक है, ये सब चीजें, गन, गन, ये सब किस में आएंगी? शस्त्र प्रणाली में। तो इनको इसमें पढ़ेंगे। 3 टॉपिक लिख लिए सभी ने? हाँ जी, आगे बढ़े। चौथा टॉपिक देखिए, चौथा हमारा टॉपिक होगा, चौथा लिखना वैमानिकी। वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, इसको बोलते हैं हम एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, ये दोनों न्यूज़ मैंने सुबह सुबह पढ़ी हैं, और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं डिफेंस की न्यूज़ पढूं। मुझे पता भी नहीं था कि डिफेंस पढ़ाना है मुझे। वो तो मैंने अभी 15 मिनट पहले प्रेम सर को फ़ोन किया, मैंने कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन कौन से बच्चे हैं। तो सर ने बोला कि सर पुराने बच्चे भी हैं, नए बच्चे भी हैं, तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो इनको बिल्कुल नया हो। तो मैंने कि मुझे बताओ लिस्ट एक बार, कौन कौन सा पढ़ा दिया था। तो उस पे के बाद मैंने डिसाइड किया। लेकिन मैं होटल में जब बैठा था तो मैं ऐसे ही मोबाइल पे देख रहा था, तो न्यूज़ वगैरह में देखता रहता हूँ। तो उसमें 2 न्यूज़ सिर्फ डिफेंस की, और आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी सी देर में आ गई सामने। तो सोशल मीडिया पर अर्जन वैली सुनने की बजाय आप क्या करें, न्यूज़पेपर पे ध्यान दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो तुम स्क्रॉल करते जाते हो ना, यूँ पूरा दिन निकल जाता है उसमें, उसको स्क्रॉल करो, वो नहीं तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को स्क्रॉल कर देगा कि बेटा, हाँ, उसको कम करो। 6,000 करोड़ पिछले वर्ष की तुलना में भारत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्ट किया है, निर्यात 2023 में। यानी जितना, पहली बात तो हम पहले करते ही नहीं थे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ही करते थे। इंपोर्ट करते हैं, लगातार इंपोर्ट करते आ रहे थे। और दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातक देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं हम हथियारों पर। ठीक है, एक तो खरीद खरीद के बर्बाद हो गया बगल वाला, तो कौन? हमारा भाई, वो तो बर्बाद हो गया। ये पता है, भारत पाकिस्तान की स्थिति अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें ना, तो सेम टू सेम वैसा है जैसे एक तरफ मुकेश अंबानी, एक तरफ अनिल अंबानी। कैसे?
कि जब अलग हुए थे ना, तो दोनों के पास बराबर सी संपत्ति थी, खूब संपत्ति, उसके पास भी और हमारे पास भी। उसके पास बहुत सी जमीन ऐसी थी जो हमसे ज़्यादा उपजाऊ थी, जो सिंधु नदी क्षेत्र में आती है, बहुत उत्पादन करता था। हर चीज की शुरुआत उसने हमसे पहले की है। हमसे पहले स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसकी एजेंसी बन गई थी, भारत की बाद में बनी है इसरो, ठीक है। लेकिन जैसे अनिल अंबानी को टीना अंबानी ले डूबी, वैसे ही पाकिस्तान के कुछ अजीब गरीब शौक, कैसे शौक कि चाहे भले ही खाने के लिए पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मिसाइलें पूरी होनी चाहिए, मिसाइलें पूरी। अब दागेगा किस पे, दागेगा किस पे? कमजोर पे ही तो दाग सकता है, इधर तो बाप बैठा है, इस पे कैसे दागेगा भाई? इधर तेरे पास 1 किलोमीटर तो इधर 10 किलोमीटर, तो इधर दागने की तो हिम्मत है नहीं, तो बेकार गई ना वो। लाया किसके लिए था? भारत के लिए। लेकिन जब तक पैसा खर्च करूँ के जब तक खरीदी, तब तक ये इतना मजबूत हो गया कि इसकी तरफ देखने में डर लगता है, उधर मोदी और बैठा है। वो ये कहता है कि अब हम कश्मीर की बात तो करते ही नहीं, अब हम तो पीओके की बात करते हैं। पहले मुद्दा क्या चलता था कि कश्मीर किसका है? मोदी कहता कश्मीर तो हमारा ही है, इसकी छोड़, तू ये बता पीओके किसका है? तो आजकल बात किस पे चल रही है? पीओके पे। और मोदी को जीतना चुनाव इस बार, हर हाल में उसको हैट्रिक बनानी है, और इस जोश में वो कुछ भी कर सकता है। किसी दिन दोनों जने बैठे, मोटा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो चुनाव हार रहे हैं, तो हारेंगे तो नहीं। तो देखो, चुनाव से पहले एक युद्ध तो तय है 100%, या तो चीन से होगा या पाकिस्तान से होगा, होगा जरूर। चीन से ये है कि झड़प होगी, और पाकिस्तान से हुआ तो इस बार पीओके पक्का है। पाकिस्तान से होगा तो पीओके पक्का है 100%, क्योंकि पीओके के लोग भी परेशान हैं, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखा दिया है कि हमें भारत जाने दो। हम तो बस इंतजार ही इस बात का कर रहे थे कि एक बार ये अपने मुंह से कह दे, ताकि हम यूएनओ में दिखा सकें कि हमने कुछ नहीं किया, बेचारे परेशान थे, वो खुद ही आना चाहते थे। तो ऐसा हो सकता है। 2000 ये बड़े अचीवमेंट हैं वैसे। देखो, हकीकत यही है कि काम ऐसा नहीं है कि भारत में 70 सालों में नहीं हुए काम, कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहे थे, पूरे देश की प्रोग्रेस चल रही थी, तभी तो देश आज यहाँ पहुंचा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचा है। लेकिन कुछ चीजों में भाई, एक गुजराती दिमाग है अगले के पास, और वो दिमाग वास्तव में उसने बहुत सही लगाया है। उसने कैसे लगाया है कि चीजें ऑलरेडी पहले स्थापित है, बस इनको क्या करनी है, और थोड़ी सी रेस देनी है, और रेस यानी इसको स्पीड देनी है। दूसरी बात, जो जो मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं ना, जिनमें उम्र निकल गई, जैसे हमारे दिमाग में एक पेंडिंग पड़ा हुआ था, क्या कि गहलोत के वसुंधरा, जब से होश संभाला है कि आपके गहलोत बनेगा, आपके वसुंधरा बनेगी, आपके गहलोत बनेगा, आपके वसुंधरा बनेगी, तो परेशान हो गए हम। 25-30 सालों से जब से थोड़ा ठीक ठाक समझने लगे, तब से इन दो ही नाम सुन रहे, बोर हो गए इनसे। तो मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई। चाहे किसी को ही बिठा देते वहाँ पे, पर इन दो के अलावा किसी को बिठाना चाहिए था, वो उसने किया। ठीक है, वो बहुत अच्छा काम किया। भले ही ये चले चाहे नहीं चले, तीसरा और ला दो, मंत्री बदलते रहो 1-1 साल में भले ही, पर एक ही नाम, पूरा नाम को बिठा देते तो देश, राजस्थान तो ये भी चला सकता है। राजस्थान चलाने में क्या दिक्कत है? राजस्थान ऑलरेडी चल रहा है। एक बात बताओ, मुख्यमंत्री देश चलाता है क्या, राज्य चलाता है क्या? मुख्यमंत्री अगर जैसे वो काम कर रहा है ना अभी, भजनलाल जैसे क्या कर रहा है, एसएमएस में पहुंच गया कल जयपुर में कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। तो यही काम होते हैं नेताओं के। वास्तव में देश, राज्य को, देश को कौन चलाएगा? तुम लोग चलाओगे, ब्यूरोक्रेट बन के। आरएस, आईएएस, सचिव स्तर के अधिकारी ये सारी प्लानिंग करते हैं, ये सारी प्लानिंग करते हैं, ये सारी योजनाएं बनाते हैं,
उनको जाके समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आती, 3-3 दिन तक समझाते हैं कि साहब ये योजना है, इसको ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा। तो फिर उनके समझ में बैठती है, फिर वो दूसरे तीसरे से और पूछता है कि ये बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, सही बता रहा है क्या? क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं। नेता तो वही बनता है जिसका बैकग्राउंड गुंडा हो, जो 10वीं पास, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर भी जितने भी है ना, डॉक्टर आप क्या सोच रहे हो, कई सारे डॉक्टर लोग लगाते हैं नेता आजकल। तो डॉक्टर जो लगाते हैं ना, वो कौन से नेता हैं? अरे पीएचडी वाले तो बहुत योग्य होते हैं, वो हैं जो फर्जी एमबीबीएस करके आए हैं बाहर से, जिनके बाप दादाओं के पास पैसा बहुत है, जो बाहर जाके कहीं से एमबीबीएस की डिग्री लेकर आ गए। इनसे कहो कि एक ऑपरेशन कर दे तो मार देगा। जैसे भरतपुर से एक डीग से जीता है लड़का, डॉक्टर शैलेश, अपने क्या नाम है, पहले चिकित्सा मंत्री रहे थे, दिगंबर सिंह जी, उनका बेटा है। और उसने हराया किसको? विश्वेंद्र सिंह को, जो वहाँ की सबसे बड़ी तोप थी, उसको हराया है। तो शैलेश आपको लगता है कि डॉक्टर है? वो अपने हॉस्पिटल में आज तक उसने एक इंजेक्शन नहीं लगाया किसी के, कहे के डॉक्टर है, पर नेता है। डिफेंस टेक्नोलॉजी में 2014 तक भारत में कोई एक्सपोर्ट नहीं होता था, कोई एक्सपोर्ट नाम की चीज नहीं थी, सिर्फ इंपोर्ट होता था। और दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान सबसे बड़ा हो सकता था, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना भारत के पास है, नहीं तो मन तो उसका भारत से ज्यादा है खरीदने का। अच्छा, 2014 में जब मोदी जी आए तो 1-2 साल तो खैर लगते ही हैं सबको होश संभालने में। 2016 में इस व्यक्ति ने मीटिंग बुलाई, डिफेंस की बात कर रहा हूं अब मैं। 2016 में इन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि भाई एक बात बताओ कि डीआरडीओ ने 70 साल में 1958 में बनाया डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958, 1 जनवरी 1958। कि 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ बना है, तो क्या इसने ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाया जिसका हम एक्सपोर्ट कर सकें, निर्यात कर सकें? ऐसी कोई चीज नहीं बनाई इसने, सबकी सब खरीदनी पड़ रही हैं। तुम लोग जो खरीद रहे हो बाहर से, तो अच्छी चीजें तो खरीद रहे होंगे, और भारत खरीद रहा है, वो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन भारत से गरीब देश तो दुनिया भर के पड़े, अफ्रीका में 40-50 देश हैं, एशिया में 40-50 देश है जो भारत से क्या है, गरीब हैं। रक्षा की, सुरक्षा की आवश्यकता तो उनको भी है ना, तो वो देश भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे कि भारत से कुछ खरीद लें। भाई जो हमसे कमजोर हैं, हम अपने से मजबूत से खरीद रहे हैं। जो हमसे मजबूत है, हम कभी ये सोच सकते हैं कि नेपाल से कुछ मिसाइल मंगा लेते हैं? सोचेंगे कभी? हमें पता है कि भाई हम उससे ज्यादा एडवांस हैं। लेकिन तो हम किससे मंगा रहे हैं? अमेरिका से, फ्रांस से, रसिया से, ठीक है। लेकिन जो बगल में बैठे हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मलेशिया है, ये दुनिया भर के छोटे छोटे देश दुनिया भर के हैं, सिंगापुर है, ये भले ही अर्थव्यवस्था में कुछ देश भले अच्छे हों, पर डिफेंस तो नहीं है इनका। तो इन लोगों से कांटेक्ट करो, और ऐसे जो आपके पास हथियार हैं जिनको बेच सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। डीआरडीओ को ये आदेश दिया गया। 156 डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बाहर निकल कर आए, 156 की लिस्ट बनी कि 156 ऐसे उपकरण हैं हमारे पास जिनको हम निर्यात कर सकते हैं, जिनका प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 2016 में एक्सपोर्ट शुरू हुआ, बढ़ते 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 आज 24,000 करोड़ पे पहुंच गया एक साल का। एक साल में 24,000 करोड़ कमा रहे हैं हम डिफेंस में से। बताओ मोदी का दिमाग है कि नहीं है? 85 देशों को बेच रहे हैं। कितने देशों ने इंटरेस्ट लिया है? 85। और मेड इन इंडिया जो प्रोग्राम है, मेड इन इंडिया जो डिवाइस होते हैं, उन पर पूरी दुनिया विश्वास भी करती है, मेड इन चाइना पे नहीं करती। रियल बात है ये। मेड इन चाइना की इमेज ये है, चले तो चले, नहीं चले, मतलब मेड इन चाइना फ्लॉप है मार्केट में। बस वो चलता है तो सिर्फ किस कारण? बहुत ज़्यादा सस्ते के कारण, बहुत सस्ता होता है। लेकिन मेड इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, मेड इन इंडिया जो आपके डिवाइसेज हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सब की अच्छी इमेज है। तो लगभग 85 देशों को हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं। और ये आज की न्यूज़ है, आज के पेपर की। पेपर का मतलब
आज तक वाले उसमें पढ़ा था मैंने, आज तक का जो, आज तक, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये सारे इनके वो भी हैं, गूगल पे जाया करो, आज तक क्लिक करो, अपने आप ही सब्सक्राइब हो जाएगा, डेली न्यूज़ भेजेगा आपको, डेली न्यूज़ भेजेगा, कुछ करना नहीं है, घर बैठे मोबाइल पर। बस बात है आपको अपनी क्या बदलनी है, सोच। इंस्टाग्राम पे टाइम नहीं देना, किस पे देना है, उस पे, उसको सर्च करोगे तो ही तो दिखेगा, तो वहां पर जाओ, आपको न्यूज मिलेंगी दुनिया भर की, दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज तक, राजस्थान पत्रिका, सब आ जाएंगे, अपने आप न्यूज आ जाएंगी। और साइंस टेक डालोगे तो साइंस टेक की आती रहेंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एडवांस हो चुका है। आपके दिमाग को पढ़ लेते हैं कि इसका इंटरेस्ट कई चीज में है। आपका मोबाइल दे दो 5 मिनट में, मैं बता दूंगा आपका इंटरेस्ट कई में है, पक्की बात है। क्योंकि आप जो न्यूज पढ़ते हो डेली, वो ही आपके शो होती हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी सिलेबस में तुम्हारे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और ये एडवांस लेवल के कंप्यूटर करते हैं, हाई जो सुपर कंप्यूटर हैं उनसे चल रहा है ये सारा प्रोग्राम। उसको पता चल जाता है कि ये जूते खरीदना चाहता है, तो अगले 15 दिन तक जूते ही जूते दिखाएंगे तुम्हें, जब तक खरीद नहीं ले बेटा, समझिए। और मजेदार बात यह है कि सारी लिंकें चीजें आपने सर्च किया फेसबुक पे, लेकिन आपको सारी जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो हर जगह दिख रहे हैं, यूट्यूब पे भी दिखने लग गए, इधर भी दिखने लग गए। आप कहोगे ये चक्कर क्या है, जूते दिख रहे हैं चारों ओर, क्योंकि आपका माइंड पढ़ लिया उसने, किसकी वर्तमान में रिक्वायरमेंट किस चीज की है, तो उसी को पूरा आपको एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, ये भी है। एक अभी मोदी जी के बारे में आपने सुना हो, मोदी जी गरबा कर रहे थे, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मोदी जी क्या कर रहे हैं, गरबा कर रहे हैं, बड़े खतरनाक तरीके से नाच रहे हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी, पहले क्या होता था, एक, हेलो गगन, गुड आफ्टरनून अफसर, ये अफसर बिटिया, ओह अफसर बिटिया केसी चौधरी, ओ हाँ, पहले क्या होता था, एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको कहते हैं फोटोशॉप, अभी भी चलता है। फोटोशॉप में केवल क्या होता था, आपका फोटो कॉपी किया जाता था, फोटो। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस फोटोशॉप, आपके चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी आवाज, आपकी आवाज को 10-5 बार सुनेगा सॉफ्टवेयर, उसके बाद एग्जैक्ट आपकी जैसी आवाज निकाल देगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा, चेहरा भी मोदी जी का, नाच कोई और रहा है, उसके ऊपर चेहरा लग गया एग्जैक्ट, अब लग रहा है मोदी जी नाच रहे हैं, और आवाज भी किसकी, मोदी जी। तो कैसे पता लगाओगे, डीप फेक टेक्नोलॉजी। इस पर खुद प्रधानमंत्री ने आके क्या दिया, वक्तव्य दिया कि डीप फेक टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है सुरक्षा के लिए, क्योंकि चुनावों के टाइम पर इतने ज्यादा डीप फेक वीडियोज आए कि जो एक नेता घोषणा कर नहीं रहा उससे घोषणा करवा दी। ठीक है, पूरी पार्टी का मसौदा ही बदल दिया कि हम 5 साल में क्या करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तो बेचारा वैसे ही मरा पड़ा था, उस पर और ज्यादा उसके वीडियो बना दिए ऐसे। लेकिन इस बार पता है आपको, सोशल मीडिया में राहुल गांधी भारी पड़ा है किस पे, मोदी जी पे। और सोशल मीडिया पे उसने सोचा कि चुनाव इसी से जीत जाएंगे, तो वो सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गया, बाकी काम उसने किया ही नहीं जनता के बीच जाने का। ठीक है, छोड़ो इसको। 1958 में से लेकर अगर हम बात करें 2014 तक, भारत कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आज हम लगभग कितना कर रहे हैं, 24,000 करोड़। और पिछले साल की तुलना में इस बार 6,000 करोड़ की बढ़त हुई है, 6,000 करोड़ की बढ़त हुई है। तो ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत की एक तरीके से क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसको कम करने की प्रयास है। इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, तो अपना क्या होगा, एक डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाए ना, जैसा यूपीएससी पूछती है, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है कि पिछले दशक में डीआरडीओ की कार्यशैली में क्या बदलाव आया है। एक तो होता है सीधा सीधा कि मिसाइल क्या है, कितने प्रकार की होती है
अब उसमें भी बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है यार कितने प्रकार की होती है, पढ़ाए तो लिख देगा नहीं है। एक आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिछले एक दशक में रक्षा के क्षेत्र में डीआरडीओ की जो कार्यशैली है उसमें क्या बदलाव आया है, या भारत ने रक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन देखे हैं, उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रभाव बताइए, टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी में ही खिल जाते हैं सारे बच्चे कि अब टिप्पणी करें तो कैसे करें। तो इन सब की आपको आने चाहिए, सोचना पड़ेगा आपको कि क्या लिखना है, क्योंकि आप पहली बात तो आरएस बनना है और फिर आरएस में भी क्या बनना है, एसडीएम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, औरों से एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, वैमानिकी में हम क्या पढ़ेंगे, लिखो। वैमानिकी में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं इनको, युद्धक विमान। किसी युद्धक विमान का नाम बता सकते हो भारत में, भारत ने जो बनाया है, तेजस। वेरी गुड, बहुत चर्चा में है क्योंकि तेजस का एक वर्जन हमने बहुत पहले बना लिया था जिसे हम कहते हैं मार्क 1, और दूसरा तैयार हो रहा है जिसको कहते हैं मार्क 2। और तेजस बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तेजस को बहुत सारे देश खरीदना चाहते हैं, इसको अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का पहला क्या है, हल्का लड़ाकू विमान, एलसीए बोलते हैं इनको, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये सब वहाँ लिखेंगे डिटेल सारी चीज़ें, यहाँ केवल एक वो बनाओ कि क्या क्या पढ़ना है। फिर पढ़ेंगे हम हेलीकॉप्टर्स, और हेलीकॉप्टर्स भी कौन से, युद्धक। गहलोत वाले हेलीकॉप्टर को नहीं पढ़ेंगे, युद्धक हेलीकॉप्टर। कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। चलिए फिर देखिए, पांचवा टॉपिक होगा अपना, पांचवा टॉपिक होगा समुद्री रक्षा प्रणाली। समुद्री रक्षा प्रणाली, ओशियन डिफेंस सिस्टम, ओशियन डिफेंस सिस्टम। और देखो बेटा इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वॉरशिप। शिप कौन से होते हैं भाई, पानी के जहाज। वॉरशिप यानी ऐसे पानी के जहाज जो युद्ध में काम आते हों। एक तो सिंपल होते हैं, लोगों के आवागमन के काम आते हैं, सामान ढोने के काम आते हैं, वो नहीं। हम कौन से पढ़ेंगे, जो युद्ध के काम आते हैं, इनको कहते हैं युद्ध पोत। पोत यानी जहाज, युद्ध में काम आने वाले जहाज, वॉरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, वॉरशिप की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, एक नहीं होती। जैसे आपका आईएनएस इम्फाल है अभी जो बना है, आईएनएस इम्फाल एक प्रकार का डेस्ट्रॉयर है, कहीं मिले तो पढ़ना, देखना उस पर। एक प्रकार का विध्वंसक वॉरशिप है डेस्ट्रॉयर। लेकिन इससे पहले भारत ने बनाया था, ध्यान हो तो, आईएनएस विक्रांत, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, विमान वाहक युद्धपोत है। तो इनकी बहुत कैटेगरी होती हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, फ्रिगेट होते हैं, 4 प्रकार के, वो पढ़ेंगे यहाँ पर। वॉरशिप के अलावा और क्या पढ़ेंगे, इसके 4 प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे, सबके उदाहरण पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम सबमरीन। सबमरीन क्या होती हैं, पनडुब्बी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, पानी के ऊपर पानी के नीचे। ठीक है, तो युद्धपोत पानी के ऊपर, पनडुब्बी पानी के नीचे, आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा। नेक्स्ट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, क्या होते हैं, युद्धक सामग्री होती है, एक एक्सप्लोजिव बोट की तरह काम करती है, नाव होती है ना। ये एक तरीके का सुसाइडल जो वो होता है ना, बॉम्ब, जैसे कि मान लो कोई ह्यूमन सुसाइड करता है बॉम्ब के साथ, ऐसा होता है ये।
किसी जहाज से जाकर टकराएगा पानी में नीचे नीचे। पनडुब्बी खुद नहीं मरती है, पनडुब्बी में तो हथियार होते हैं वो चलते हैं, लेकिन ये जो है टॉर्पीडो, ये खुद जाकर क्या होता है, टकराता है, ये खुद भी खत्म और अगले वाले को भी क्या, हम तो मरेंगे सनम। हाँ, छठवां देखो, और क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम निगरानी प्रणाली, निगरानी प्रणाली, सर्विलांस सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम। निगरानी किन किन चीजों से होती है उसकी बात करेंगे। निगरानी में रडार, एक उपकरण पढ़ेंगे हम, रडार। एक होता है सोनार, एक होता है लिडार, इन सब पर बात होगी, ठीक है। और एक और टॉपिक लिख लिया यहां तक, रडार, सोनार और लिडार, ये सब पढ़ेंगे। एक टॉपिक होगा अपना सातवां, लिखना हथियार यानी विपन्स। हथियारों के प्रकार जो है, जो मिसाइलों में काम आते हैं, तो एक तो होते हैं केमिकल विपन्स, रासायनिक हथियार, एक होते हैं जैविक हथियार, बायोटिक विपन्स, बायोटिक विपन्स, ठीक है। कितने हो गए, दो, रासायनिक केमिकल विपन्स, बायोटिक विपन्स, और सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं परमाणु हथियार, एटॉमिक विपन्स। ये अलग से सिलेबस में आपके पॉइंट दिया हुआ है, डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले सिलेबस को देखना जाकर, उसमें लिखा हुआ है रासायनिक और जैविक हथियार। परमाणु हथियार क्यों नहीं दिए हुए सिलेबस में इस वाले चैप्टर में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स अलग से सिलेबस में है आपके, नाव के विखंडन, नाव के संलयन, रेडियो सक्रियता, वो सिलेबस में अलग से है, तो वो वहाँ पढ़ा दी जाती है, ठीक है। बाकी पढ़ना सबके बारे में है। चलिए, तो ये तो आपका सिलेबस है, किसका, डिफेंस टेक्नोलॉजी का। तो सिलेबस जब इतना बड़ा है तो चैप्टर भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। लिखो, सबसे पहला टॉपिक कौन सा उठा रहे हैं हम, संस्थागत ढांचा तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे, बोला था ना मैंने, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, भले लिखा पहले उस पे क्रम पे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी यही है। सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम, तो इसका मतलब आपको ये सब समझना है कि मिसाइल होती क्या है, कितने प्रकार की हैं, भारत में कब कब बनी, कैसे बनी, कौन सी मिसाइल की क्या विशेषता है। लिखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी। आपको पता है हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मिसाइल को, बहुत खतरनाक शब्द है, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी। और आपको इसी से समझ में आ जाना चाहिए, एक शब्द है प्रक्षेप और एक क्या है, अस्त्र। एक ऐसा अस्त्र जिसको फेंका जाता है, प्रक्षेप यानी फेंकना, ठीक है। एक ऐसा अस्त्र जिसको फेंक कर यूज किया जाता है, उसे कहते हैं प्रक्षेपास्त्र। ऐसे बहुत से हथियार मोदी जी के पास भी हैं, प्रक्षेप, फेंकने वाले। फेंकालॉजी वो भी खूब अच्छी कर लेते हैं, कई बार करते हैं। हाँ, अब बात आती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है क्या, मिसाइल क्या होती है। कोई बच्चा बता सकता है मिसाइल क्या है? मिसाइल की परिभाषा जो भी आपके दिमाग में आया करे बोला करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं। मिसाइल क्या होती है?
एक प्रकार का वेपन है। वेरी गुड। और कोई सुधार करना चाहेगा इसमें? एक बच्चे ने प्रयास किया है, तालियां बजाओ इसके लिए। हाँ, अब कोई दूसरा बताए मिसाइल क्या है। उन्होंने कहा एक प्रकार का हथियार है। कोई एक कम से कम इतना तो कह सकता है सर खतरनाक हथियार है। इतना तो बोल दो। हाँ जी, कोई नहीं। ऐसा तो कैसे हो सकता है? बोलो, तुम्हारे दिमाग में बहुत से विचार होते हैं, तुम लोग बोलते नहीं हो। मजा आता है सुनने में कि बच्चा क्या सोचता है, हमारी आवाम क्या सोचती है। मिसाइल क्या है? अच्छा, हाँ बोलना चाह रहे हो, कुछ बोलो। आपसे ही कह रहा हूं मैं। अच्छा, बोलना नहीं चाह रहे, सिर्फ हंसना चाह रहे हैं। हंसो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मिसाइल एक खतरनाक हथियार है? हाथ खड़े करो। अबे तो इसका मतलब ये क्या पटाखा है क्या, जो सिर्फ चलाने के लिए है? कि दिवाली पे पटाखा चला दिया? खतरनाक हथियार इतना तो मानते हो कि नहीं मानते हैं? हाँ। अच्छा, अंगड़ाई मुझे लगा बोल रहे। दूर स्थित लक्ष्य को भेजने के लिए किया जाने वाला हथियार। वेरी गुड। देखो कितने अच्छे शब्दों का उपयोग किया है। और बोलो। नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, सबसे पहली बात यह है कि मिसाइल एक हथियार नहीं है। मिसाइल को हथियार बताना देखो, अब इस पे इसका दिमाग कैसे चला है। ये दिमाग तो उस पर भी तो लगा सकता था कि कुछ इसके बारे में बोलूं मैं, मिसाइल के बारे में। बस तुम्हारे बीच में रियल बता रहा हूं, हर बच्चे के बीच में आरएएस बनने और ना बनने के बीच की यही लकीर है। क्या? कि जहां बोलना है, जहां समझना है, जहां टाइम देना है उस पर शुरू कर दो, और जहां नहीं देना है क्योंकि तुम्हारा दिमाग फालतू की चीजों में, तुम्हारा नहीं, ये इंसान की प्रवृत्ति है। जो आसान चीज होती है ना, उन पे बोलना बहुत आसान है। जो आसान चीजें होती हैं उस पर इंसान से कितने बुलवा लो, बैठ जाओगे चाय की थड़ी पे 5 घंटे, पता ही नहीं चलेगा कैसे निकल गए। यार दोस्तों में करना क्या है, 2-4 गालियां उसको देनी है, 2-4 उसकी बुराई करनी है, ऐसे डिस्कशन करना है। लेकिन जब किताब लेके बैठते हो तो दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर पड़ता है, और उसके लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं है। कि दिमाग पे जोर क्यों दें, ऐसे ही कोई आरएस बना दे तो बना दे इन्हीं स्थितियों में। तो पहली बात, मिसाइल एक हथियार नहीं है, बल्कि हथियारों को ले जाने वाला एक प्रकार का वाहन है। हथियार लेस नहीं बे, व्हीकल है, वाहन है। आप लोगों ने जब आपको रॉकेट पढ़ाया था, स्पेस टेक्नोलॉजी तो हो रखा है तुम्हारा, तो स्पेस टेक्नोलॉजी से ही अनुमान लगा लेते। रॉकेट क्या है? एक वाहन है जो किसको लेके जाता है? सैटेलाइट को। मिसाइल क्या है? एक वाहन है जो किसको लेके जाता है? हथियारों को। एक चीज बताओ दुष्ट प्राणियों, कि जब हथियारों में मैं 3 प्रकार लिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा दिमाग कहाँ था? यहाँ मैंने कहीं लिखाया कि ये मिसाइल है, बल्कि मैंने ये बोला था कि ये मिसाइलों के हथियार है। मैंने ये बोला था यहाँ पर कि ये मिसाइलों के हथियार हैं 3 प्रकार के, जो मिसाइलों में उपयोग में लिए जाते हैं। तो मिसाइल कहाँ से हथियार हो गई? मिसाइल एक प्रकार का व्हीकल है जो इनमें से किसी भी विपन का, हथियार का क्या कर सकती है? उपयोग कर सकती है। ये हथियार उसमें भेजे जाते हैं। लेकिन मिसाइल कोई ऐसा व्हीकल नहीं है, आम व्हीकल नहीं है कि ट्रक बस की तरह या मोटरसाइकिल की तरह। बहुत, एक मारूंगा खींच के, चुप हो जा। नहीं है, अभी धीरे धीरे समझो चीजों को। कैसे?
रूल्स समझो धीरे धीरे, क्लास के, मेरी क्लास के रूल समझो कि फालतू की बातें बोलने वाले को मैं बहुत उधेड़ता हूँ ढंग से, तुझे बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ना, खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे बैठे खेल खत्म है। सुनो, क्लास में बोलो आप, मजा तब आएगा जब रिलेवेंट चीज बोलो, पढ़ने वाली चीज बोलो। ऐसी चीजें नहीं कि हंसाने के लिए मैं ही बहुत बैठा हूं, मैं बहुत बड़ा जोकर हूं, तुझे बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक वो फिल्म देखी शाहरुख खान की तूने, चक दे इंडिया, नहीं देखी? एक टीम में एक ही गुंडा होता है, और इस टीम का गुंडा कौन है? मैं हूं, जब तक मैं इस स्टेज पे बैठा हूं, यहां जो भी बैठा है, ठीक है, कुछ भी मान लो, सब मैं ही हूं। तुम केवल क्या हो? श्रोता। और श्रोता भी कैसे? जो ढंग से सुन के जाएगा वो फायदे में रहेगा, ठीक है। तो सुनो ढंग से। 3 प्रकार के हथियार हैं, मिसाइल इनको लेकर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बच्चे ने, एक ने बहुत अच्छे शब्दों का यूज किया था कि जो लक्ष्य होता है उसको भेदने के लिए। तो मिसाइल का कार्य होता है कि उसका कोई ना कोई टारगेट होगा। मिसाइल का क्या होगा? टारगेट। उस टारगेट तक मिसाइल को पहुंचना है, और पहुंचने के लिए मिसाइल के पास समय बहुत कम होगा। क्यों समय कम होगा? क्योंकि युद्ध चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा। और युद्ध के समय में जो जल्दी हमला करेगा, बड़ा हमला करेगा, वो जीतेगा। तो मिसाइलों को बनाने में इस चीज की होड़ लगी हुई है, मिसाइलों को बनाने में इस चीज की होड़ लगी है। एक तो उसकी स्पीड कितनी हो, फास्ट स्पीड से जानी चाहिए। दूसरा, निशाना लगाने की एक्यूरेसी क्या हो, परिशुद्धता क्या हो, कितना सटीक निशाना लगा सकती है। पता चला कि उड़ाना नेपाल को था, गलती हो गई, भूटान उड़ गया, पूरे देश को उड़ा देती है मिसाइल, पता है आपको? भाई आपने निशाना लगाना था किस पे? नेपाल पे, और आपकी मिसाइल का निशाना सटीक नहीं है और थोड़ी डाइवर्ट हो गई तो भूटान गया, थोड़ी सी और डाइवर्ट हुई तो हमारा उत्तराखंड गया। नेपाल के नीचे जस्ट बगल में क्या है? उत्तराखंड है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड चला जाएगा। तो कहने का मतलब सटीकता से निशाना। मिसाइल जो होती है एक ऐसे व्हीकल है जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, मिसाइल की परिभाषा आ रही है आपके सामने, ऐसे वाहन जो बहुत तीव्र गति से, बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, सटीकता से, या फिर आप लिख सकते हैं विद वेरी एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा परिशुद्धता से, और व्यापक नरसंहारक, मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD। मतलब मिसाइल बनाई है कम से कम 200-300 करोड़ रुपए खर्च करके, तो डराने के लिए नहीं बनाई, या किसी 2-4 लोगों को मारने के लिए नहीं बनाई। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि मिसाइल जब छोड़ें तो कम से कम एक जगह तो साफ हो जाए पूरी। व्यापक नरसंहारक होनी चाहिए जो तबाही मचा दे, खत्म कर दे पूरे क्षेत्र को। पूरा पाकिस्तान एक अग्नि 5 में खत्म हो जाएगा, मजाक नहीं है। भारत के पास जो मिसाइल है ना, आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे, एक अग्नि 5 छोड़ने पर ये पता नहीं लगेगा, हिंद महासागर वहां तक बढ़ जाएगा, पाकिस्तान तक गड्ढा हो जाएगा वहां पर इतना बड़ा, पाकिस्तान खत्म है पूरा, तहस नहस, पता ही नहीं चलेगा कि कब बंटवारा हुआ था। तो तीव्र गति से, सटीकता के साथ और व्यापक नरसंहार हथियारों को ले जाने वाले क्या हैं? ये वाहन है, व्हीकल है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो इनके अंदर, वो क्या है कि ये सेल्फ गाइडेड होती हैं, स्वनिर्देशित। आप जब रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे थे, याद कीजिए, रॉकेट को जब हमने छोड़ा था, रॉकेट को, तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेंगलोर के पास में एक जगह है, मैंने बताया होगा, MCF, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। MCF में वैज्ञानिक बैठते हैं और वो रॉकेट की स्पीड क्या होगी, किस डायरेक्शन में रॉकेट को भेजना है, वो डिसाइड करते हैं। रॉकेट सेल्फ गाइडेड नहीं होते, खुद से नहीं चल सकते, रॉकेट डिसाइड नहीं कर सकते किस दिशा में जाना है।
लेकिन मिसाइल ये खुद डिसाइड करती है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। बस आप तो उसमें एक टारगेट फिक्स कर दो, न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क तक कैसे पहुंचना है, क्या करना है, वो उसकी हेडेक है। या फिर आप क्या कर दो, किसी टारगेट के पीछे छोड़ दो। टारगेट अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो मिसाइल भी क्या करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। और जब तक उसको नहीं छोड़ेगी, जब तक उसका निशाना, हाँ। मिसाइल कौन सी होती है, आपने पढ़ा होगा, एक शब्द बहुत आम शब्द है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स, दागो और भूल जाओ। तो दागो और भूल जाओ का मतलब क्या है कि ये सन्नी देओल वाले सिद्धांत पर काम करती हैं कि पहले से किसी को छेड़ती नहीं और छेड़ दिया तो छोड़ती नहीं। तो यानी मिसाइल अगर आपने, इनको दागते नहीं है जनरली, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स को कोई भी देश तब दागेगा जब उसके क्या होंगे, बिल्कुल ही कि अब तो करना ही पड़ेगा, ये मान ही नहीं रहा अगला। उसको दागने का मतलब है अगले के विनाश की पूरी गारंटी, पूरे विनाश की गारंटी है। दाग दिया तो वो टारगेट को हिट करेगी करेगी। दागो और भूल जाओ मिसाइल वो होती हैं कि उनको छोड़ने के बाद आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो, वो उतना नुकसान करेंगी करेंगी जितने नुकसान करने के लिए बनाई गई थी। आपने डायरेक्शन चेंज की तो किसी दूसरे का नुकसान कर देंगी, लेकिन ये पक्की बात है नुकसान करेंगे। तो उनको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स, ठीक है। और मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर भारत और पाकिस्तान का कहीं कंपेयर करें तो भारत और पाकिस्तान की हालत सेम वैसी की वैसी है जिस जो इस समय राहुल गांधी और मोदी की है। बेचारे राहुल गांधी की जैसे हालत है कोई सुन नहीं रहा, ठीक है, योग्य आदमी है वैसे, मजाक तुम लोग, मुझे भी हंसी आ जाती है कई बार, वो वैसे आती है और बातों पे, बाकी है योग्य आदमी, ठीक है। लेकिन इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है इन चीज़ों में, इस टेक्नोलॉजी में, कोई सी भी टेक्नोलॉजी हो, भारत बहुत आगे। हमारा मतलब कंपेयर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपेयर बनता ही नहीं है, भारत पाकिस्तान का कोई कंपेयर नहीं बनता। आपको कंपेयर करना है तो हमारे किससे करो, चाइना से। और चाइना हमसे कितना आगे है, बहुत आगे, इसकी बात मान लेते हैं। चाइना भी हमसे काफ़ी आगे है कई चीज़ों में, कई मायनों में हम भी उनसे आगे हैं, ऐसी बात नहीं है। कई मायनों में जैसे कि हम नंबर 1 जनसंख्या में आ गए, ठीक है, उसको हमने बीट किया है अभी हाल ही में। कई टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे हैं जो चाइना के पास नहीं है, हमारे पास है। डिफेंस में हम इतनी स्थिति में हैं, हम ये नहीं कह सकते, ये तो नहीं कह सकते कि हम चाइना से आगे हैं, पर हम ये कह सकते हैं कि चाइना की हिम्मत नहीं है हम पर हमला करने की, हम इतनी स्थिति में हैं। जो हमारी डिफेंस पॉलिसी के 2 पार्ट हैं, हम पढ़ेंगे इसमें लिखेंगे। डिफेंस पॉलिसी यानी रक्षा नीति के 2 पार्ट हैं हमारे। एक तो क्या है, नो फर्स्ट वार, यानी हम पहले से कभी किसी पर युद्ध नहीं करेंगे, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नाभ के हथियारों का कभी भारत पहले से उपयोग नहीं करेगा, और आज तक हमने किया भी नहीं है। भारत ने अपने हथियारों को ये कहकर बनाया है कि हम शांति चाहते हैं और आत्मरक्षा के लिए हम इनको डेवलप कर रहे हैं ताकि हम पर कोई हमला ना करें। और दूसरी पॉलिसी है भारत की, टू गेट मिनिमम डिटरेंस कंडीशन, न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति प्राप्त करना। न्यूनतम प्रतिरक्षा की स्थिति वो होती है जब कोई देश खुद को इतना मजबूत कर लेता है कि उस पर कोई हमला करने की सोच नहीं पाता। तो भारत इस समय पूर्णतः 100% मिनिमम डिटरेंस की कंडीशन में है, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत पर हमला करे। उसका कारण, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और परमाणु बम बना लेने से परमाणु शक्ति देश नहीं बनता है। उन परमाणु बम को गिराने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की आवश्यकता होती है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं। वो मिसाइल भी भारत के पास मौजूद हैं। अग्नि 5 कितनी रेंज है, 6200 किलोमीटर। कितनी रेंज है, 6200 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ो, लिखो। देखो मिसाइल जो शब्द है लिखना शुरू करो अब।
मिसाइल जो शब्द है, मिसाइल, इसकी उत्पत्ति हुई है टू मीटियर। टू मीटियर, टू मीटियर शब्द जो है, इससे मिसाइल शब्द बना है, मीटियर से। मीटियर का मतलब होता है भेजना। मीटियर का मतलब होता है भेजना, किसी भी चीज को ले जाना। टू सेंड, किसी चीज को जब हम भेजते हैं, ले जाते हैं, तो उसका मतलब होता है मीटियर। और इसी से शब्द निकला है कौन सा? मिसाइल। चलिए, अब मिसाइल की परिभाषा लिख देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि मिसाइल क्या है, तो आप लिखना, मिसाइल एक प्रकार का वाहन है। वाहन है, इट इज अ टाइप ऑफ व्हीकल। मिसाइल एक प्रकार का वाहन है जो तीव्र गति से, तीव्र गति से, तीव्र गति से सटीकता, सटीकता यानी एक्यूरेसी, सटीकता के साथ, सटीकता के साथ व्यापक नरसंहारक, व्यापक नरसंहारक हथियारों, व्यापक नरसंहारक हथियारों, इनको बोलते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। हथियारों, मिसाइल एक प्रकार का वाहन है जो तीव्र गति से सटीकता के साथ व्यापक नरसंहारक हथियारों की सहायता से, की सहायता से, सहायता से लक्ष्य को, लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। ठीक है, और नीचे लिख देना, सभी मिसाइल, सभी मिसाइल स्वनिर्देशित होती हैं। स्वनिर्देशित, सभी मिसाइल स्वनिर्देशित होती हैं। स्वनिर्देशित का मतलब है सेल्फ गाइडेड, और इसका सिंपल भाषा में मतलब है अपना रास्ता तय करने की क्षमता। खुद अपना रास्ता बता सकती हैं कि हमें कहाँ चलना है, दुश्मन का पीछा कर सकती हैं, टारगेट का पीछा कर सकती हैं। ठीक है, किसी को कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो इसमें तो पूछ लीजिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मिसाइल बहुत फास्ट स्पीड से चलती हैं, बहुत तीव्र गति से चलती हैं। अभी हम मिसाइल का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। उसमें हम स्पीड के आधार पर भी मिसाइलें देखेंगे, ठीक है, मारक क्षमता के आधार पर भी देखेंगे, कितनी दूरी तक मार सकती हैं दुश्मन को। सारी चीज़ों के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम। व्यापक नरसंहारक हथियार, इनको गैर परंपरागत हथियार भी कहते हैं, नॉन कन्वेंशनल वीपन। एक तो होते हैं परंपरागत, जैसे कि भाला, तीर, ये परंपरागत हैं, पहले से यूज करते आ रहे हैं। आरडीएक्स, आरडीएक्स भी परंपरागत में आ गया। क्यों आ गया? लंबे समय से यूज हो रहा है। और आरडीएक्स से कितने लोग मरते हैं? जिसके सिर पे जाके गिरेगा, बिल्कुल आसपास हो गए 1 2 4 लोग, वही मरेंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं मरते। खूब सारा आरडीएक्स डालोगे ना तो भी क्या होगा, 2 4 10 20 लोग जो उस क्षेत्र में हैं, उस दायरे में हैं, वही मरते हैं। बस उनका मकसद, जैसे आतंकवादी आरडीएक्स का उपयोग करते हैं, तो 2 4 लोगों को मार देने से क्या लगता है कि भारत झुक जाएगा या कोई देश झुक जाएगा? नहीं। लेकिन उनका मकसद ये होता ही नहीं है कि 2 4 लोगों को मारने से ऐसा हो जाएगा। उनका मकसद होता है दहशत फैलाना।
कि भाई हम लोग अभी जिंदा हैं, हम हैं, आतंक अभी जिंदा है पाकिस्तान का, तो वो उस हिसाब से उसको क्या करते हैं, बार बार विस्फोट करते हैं ताकि वो चर्चा में बने रहें। ठीक है, बाकी उससे कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। अगर किसी देश की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो उस पर आईसीबीएम छोड़ो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो पूरा, अग्नि 5 छोड़ो। अग्नि 5 आपको पता है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, जितने भी है ना, सबको एक साथ उड़ाएगी। मल्टी टारगेटेड मिसाइल है, एक साथ कम से कम 10 ठिकानों पर हमला करती है एक साथ। वहाँ तक तो जाती है एक होके, और जैसे वो हमारे उसमें रामायण महाभारत में करते थे ना, एक तीर छोड़ते थे वो, और फिर वो कईयों में बढ़ जाता था, ऐसे ही अग्नि 5 क्या होती है, एक जाती है और वहाँ जाके उसमें से छोटी छोटी मिसाइलें अलग अलग निकलती हैं, और उनमें टारगेट फिक्स है, ये रावलपिंडी पे गिरेगी, ये कराची पे, ये इस्लामाबाद पे, ये ऐसे। पाकिस्तान सोच ही नहीं पाएगा हमला किधर से हुआ है। और अगर मान लो जैसे अगला विश्व युद्ध होता है और उसमें ये मिसाइलें यूज में आती हैं पूरी दुनिया की, जो जो देश बना चुके हैं, तो ये यकीन मानिए कि कोई एक प्राणी ऐसा नहीं बचेगा जो ये देख सके कि हमला शुरू किसने किया था। सब तहस नहस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं। क्योंकि मिसाइलें कैसी हैं वो छोड़ो, परमाणु बम कितनी शक्ति के बना लिए हैं वो बताओ। हाइड्रोजन बम बना रखा है, अमेरिका के पास हाइड्रोजन बम है। कहा जाता है कि अगर वो उसका यूज करता है तो पृथ्वी का तो पता ही नहीं चलेगा, पृथ्वी के जाने कितने टुकड़े हो जाएंगे, टुकड़ों में बिखर जाएगी, सूर्य नहीं दिखेगा हजारों सालों तक। तो इतना बड़ा विस्फोट होगा उससे, इतनी शक्ति होती है हाइड्रोजन बम में। तो मानव सभ्यता क्या है, खतरे में है। और ये कभी ना कभी तो होगा भाई, जब जो चीज बनी है ना वो कभी ना कभी तो यूज की जाएगी। थैंक यू बेटा, पर इसको मैं पीऊंगा कैसे, हंसने के लिए नहीं बोला अच्छा ठीक है, थैंक यू, सीरियस हो गए हो। हाँ लिखो, मिसाइल की संरचना ये तो हो गई। अच्छा एक पॉइंट और लिख दो, एक पॉइंट और लिखो इसमें, नीचे लिखो, लिखिए सभी मिसाइल सभी मिसाइल न्यूटन की गति के तीसरे नियम, सभी मिसाइल न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्या है बेटा तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। लिखो सभी मिसाइल न्यूटन की गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होती हैं। आपको याद आ रहा हो तो रॉकेट भी मैंने इसी पे बताया था, ठीक है। रॉकेट और मिसाइल में ये सबसे बड़ी समानता है कि दोनों का सिद्धांत एक ही है, और इसीलिए भारत में रॉकेट तकनीक का जनक और मिसाइल तकनीक का जनक भी एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का पहला रॉकेट किसने बनाया, कलाम साहब ने। क्या नाम था रॉकेट का नाम, SLV-3। अब तुम्हें समझ में आया तुम मेंस क्यों नहीं दे रहे तुम लोगों में से जो लोग मेंस प्री क्लियर नहीं कर पाए उसका कारण समझ रहे हो क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है तुम्हारी कॉपी में लेकिन तुम्हें याद नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब ये मत कहना सर भूल गए, ज़्यादा दिन नहीं हुए पेपर को हुए। अगर तुम 2-3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते तो भूलने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं तो भूलता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं भूलता, रिवीजन करता रहता हूँ, मेरी आवश्यकता है, तुम्हारी आवश्यकता अभी बनी नहीं है। जिस दिन बन जाएगी उस दिन याद हो जाएगा, देख लेना, उस दिन कुछ नहीं भूलोगे। जिस दिन तुम्हें लगेगा ना कि यार मेरी आवश्यकता है RS बनने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और मन में ये आ जाएगी कि RS तो बनना ही है, नहीं तो जिंदगी बेकार है, तो तुम्हें आवश्यकता पता लग जाएगी कि यार ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी। और देखना आप जितनी स्पीड से आपको याद हो रहा है ना, उससे 10 गुना स्पीड से याद होगा तुम्हें।
जिस दिन पूरा मन बना लोगे तैयारी का, अभी तुम्हारा आधा अधूरा मन है, अभी कुछ तो 2-3 बार फेल होंगे तब समझ में आएगी, कुछ को इस बार समझ में आ जाएगी कि यार फेल क्यों हुए, कारण का पता करो। मेरे साथ वाला बैठा था, वो प्री दे रहा है, मेंस दे रहा है, और मैं दोबारा प्री की तैयारी कर रहा हूँ। उसका कारण, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें कि भाई यार घबरा जाओ कि यार वो निकल गया मैं रह गया, क्योंकि कर्म तो तुम्हारे थे भाई, उसने थोड़ी ज्यादा तैयारी की होगी। अब ये मत कहना कि उसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती। किस्मत या तो सबकी अच्छी होती है या किसी की अच्छी नहीं होती। भगवान सबको बराबर देता है मौका, सबको बराबर मौके होते हैं, सबकी बराबर बुद्धि होती है, सबके सब कुछ होता है। यूज कितना कर रहे हो आप, डिपेंड उस पर करता है। जिसका पूरा दिन किसी दूसरी चीज को सोचने में निकल रहा है, पढ़ाई पे निकल ही नहीं रहा, फिर वो कहे कि मेरी किस्मत खराब है, तो उसको तो अंदर से पता है कि गलत कौन है, पर मानेगा नहीं। इंसान की फितरत होती है ये। हर इंसान को पता होता है कि मेरी गलती किसने की है, मैंने की है तो कहाँ की है। आपको नहीं पता होता कि आप गलती करते हो, तो आपको सबको पता होता है। लेकिन हमारा एक वो है ना अंदर एक बैठा ईगो, वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। या फिर छवि खराब होने का डर कि मैंने मान लिया तो मेरी छवि खराब होगी, लोग ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे। कुछ नहीं कहते लोग, लोग जब ज्यादा कहते हैं जब तुम जिंदगी में क्या होते हो, असफल होते हो। जिस दिन सफल हो जाते हो सब तुम्हारे फेवर में बोलने लगते हैं सारी चीजें। भजनलाल को जिसने कभी जिंदगी में, मेरे तो यहीं के हैं वो, मेरे जस्ट बगल में ही गांव है उनका, भजनलाल जी का। भजनलाल जी किस लेवल के नेता हैं कि मेरे परिवार में से ही भाई साहब हैं, विजयपाल जी प्रधान रहे हुए हैं वो। और वो बंदा सन 92 में MSJ कॉलेज का प्रेसिडेंट थे विजयपाल जी, और भजनलाल जी उस समय नेतागिरी में थे ही नहीं। पिछले 20 साल में भजनलाल जी ने बस इतना किया कि थोड़ा बहुत जानने लगे लोग। विजयपाल जी और उनके जैसे कम से कम ज़्यादा नहीं तो भरतपुर में 20 नेता और होंगे विजयपाल जी जैसे, जिनकी पूरी वो क्या बोलती है, वो कहते हैं ना तूती बोलती है। हर जगह जाओ जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई विजयपाल साहब आओ साहब, ये वो वाली। अभी नज़ारा में क्या देख रहा था कि CM बनने के बाद भरतपुर गए वो दौरे पे, कौन, भजनलाल जी। तो ये जितने भी 20-25 नेता थे ना ये सारे हर 1 किलोमीटर पर मालाएं लेके खड़े थे, अपने 100-100 200 लोग लेके उसका स्वागत करने के लिए। और भजनलाल जी गाड़ी से नीचे उतरे नहीं। ये वक्त बदलता है। मैं अब तुम कहोगे सर उसकी किस्मत अच्छी है, ऐसा क्या था भाई उसकी किस्मत कैसे? अगले ने, जो व्यक्ति जिस सोच को लेकर मुख्यमंत्री चाहते थे, कौन, मोटा भाई और दोनों, उनको ये था कि भाई एक RSS बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, जिसने क्या किया हो, इस क्षेत्र पे अच्छी पकड़ बना रखी हो, काम किया हो, ईमानदार हो। ईमानदार है एक नंबर का भजनलाल, ये पक्की बात है। जो अब मैं बोल ऐसे रहा हूं जैसे, पर क्योंकि उनको उसी तरीके से जानते हैं हम, ईमानदार व्यक्ति हैं, ये पक्की बात है। स्वच्छ छवि एकदम साफ है। उस व्यक्ति को उस मेहनत का फल मिला है। मेहनत कहीं ना कहीं की है उसने, तब उसका फल मिला है, किस्मत नहीं। किस्मत तो और भी तो लोग हैं जिनको क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन प्रयास में और उनके क्या थी। अब जैसे एक व्यक्ति कल परसों कांग्रेस में था, अब बीजेपी में आया और वो कह रहा है कि मुझे क्यों नहीं बना दिया। क्यों बना दे भाई, तू दल बदलता रहता है, कल को फिर चला गया तो इधर उधर। अगले ने क्या दिखाई है, ईमानदारी दिखाई है। तो मौके मिलते हैं लेकिन मेहनत से ही मिलते हैं, ये पक्की बात है। आप मेहनत करो। आप एक बार फेल हो गए, कई तो देखो मुझे लग रहा है पुराने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी उदाहरण होंगे आपके आसपास, आपको पता होगा, जो एक बार प्री में फेल होने के बाद हिम्मत हार गए होंगे और वो घर बैठे हैं, ठीक है। और अब या तो वो किसी छोटे एग्जाम की तैयारी करेंगे या फिर कुछ करेंगे ही नहीं। कुछ ने दुकान खोल ली होगी, ठीक है हाँ, लेकिन वास्तव में अगर आपकी इच्छा प्रबल
जो प्रबल शक्ति है, एकदम इच्छा जो है आपकी, तो आप बनोगे, ये पक्की बात है, 100% बनोगे। बट टिकना है, मार्केट में टिकना है, बने रहना है, तैयारी करनी है। लिखो, आगे लिखो। मिसाइल स्वनिर्देशित होती है, रॉकेट स्वनिर्देशित नहीं होते। नीचे एक थोड़ा सा अंतर लिख लो, बस थोड़ा सा अंतर लिखो, मिसाइल और रॉकेट में अंतर। ठीक है, समझ में आपको सारी चीज आ जाएंगी, बस एक बार लिख लो, मिसाइल और रॉकेट में अंतर। पहला अंतर तो यही है, क्या? लिखो, रॉकेट उपग्रहों का प्रक्षेपण, उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाले रॉकेट उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाले वाहन हैं, जबकि मिसाइल हथियारों को ले जाने वाले वाहन हैं। जबकि मिसाइल हथियारों को ले जाने वाले वाहन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी बहुत पूछ रही है आजकल। इस बार मेंस में देखना, आपको देखने को मिल जाएंगे। पिछले पेपर में देखो कि रॉकेट और मिसाइल में कोई 3 अंतर लिख दो, 2 अंतर लिख दो, तो आपको वहां पर बिल्कुल सटीकता से आंसर लिखना है। पहला अंतर हो गया। दूसरा लिखो, लिखिए, मिसाइल स्वनिर्देशित होती हैं। मिसाइल स्वनिर्देशित होती हैं, सेल्फ गाइडेड होती हैं, जबकि रॉकेट पृथ्वी पर बने केंद्रों से नियंत्रित व निर्देशित किए जाते हैं। नियंत्रित व निर्देशित किए जाते हैं। मिसाइल स्वनिर्देशित होती हैं, जबकि रॉकेट पृथ्वी पर बने केंद्रों से नियंत्रित व निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है, 2 अंतर हो गए। तीसरी चीज लिखना, रॉकेट की संरचना के प्रत्येक चरण में क्या भरा जाता है? ईंधन और ऑक्सीकारक। लिखो, रॉकेट की संरचना के प्रत्येक चरण में ईंधन व ऑक्सीकारक भरे जाते हैं। फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ईंधन और ऑक्सीकारक भरे जाते हैं। जबकि मिसाइल के केवल प्रथम चरण में ईंधन और ऑक्सीकारक होते हैं। बाकी चरण निर्देशन प्रणाली और हथियारों के लिए होते हैं। निर्देशन प्रणाली व हथियारों के लिए होते हैं।